आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञान प्लैनेट चैनल पर। मैं हूं आकाश त्रिपाठी और आप सभी लोग जो है हमारी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को देख रहे हैं। और अगर आपने हमारे इस केमिस्ट्री प्लेलिस्ट का जो पहला वीडियो था वो नहीं देखा है तो मैं उसको यहां पर आई बटन पर टैग कर रहा हूं। आप यहां पर जाकर पहले उस वीडियो को देख लें, समझ लें और जानकारी कर लें कि केमिस्ट्री होती क्या और केमिस्ट्री में मुझे पढ़ना क्या होता है। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ पर दोबारा आइए और आप सभी लोगों का हमेशा स्वागत रहेगा हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो होगा सबसे बेसिक चीज़ केमिस्ट्री में, परमाणु के ऊपर। हम केमिस्ट्री में तत्वों का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन उसमें जो परमाणु होते हैं, परमाणु एक सबसे छोटी चीज़, एक इंडिविजुअल चीज़ बताई गई है। तो चलिए उस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या, परमाणु बोलते किसको है, इसका काम क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है ना, इससे क्या होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो स्पेशल होने वाला है और बहुत छोटी छोटी जो ट्रिविया क्वेश्चंस हैं आपको कवर करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी इसको रेड बटन सब्सक्राइब को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा सो दैट नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। और फ्रेंड्स, वीडियो को अभी शेयर कर दिए अपने टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी आपको मन हो आप वहां पर उसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिए सो दैट कि इस वीडियो का लाभ उन सभी को भी मिल सके आपके साथ साथ। तो दोस्तों, इस सफर की शुरुआत आपके साथ शुरू करता हूं। चलिए, परमाणु सबसे छोटी इकाई माना जाता है, अभी से नहीं, बहुत हजारों सालों पहले से। मैं हजारों सालों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जितने हिस्ट्री में रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, हम हिस्ट्री केवल उतने तक ही पढ़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, जिसमें कि कणाद ऋषि का नाम सबसे पहले आता है। कणाद ऋषि एक रसायन शास्त्री थे, महर्षि कणाद। इन्होंने परमाणु की संज्ञा दी थी, परम अणु, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा कण जो परम हो, अर्थात उसको और ज़्यादा सरल ना किया जा सके। परमाणु को कहते हैं, परमाणु को बोला जाता है परम अणु, ठीक है। परम, अब आप सभी लोग जानते हैं परम अर्थात जिससे और छोटा कुछ ना हो। तो ये हम सभी लोगों को ज्ञात है कि अभी से नहीं, केमिस्ट्री का जो अध्ययन है, रसायन शास्त्र का जो अध्ययन है, वो तत्वों से शुरू होता है और उस तत्व की शुरुआत को हम लोगों ने बोलना बहुत हजारों, आज से लगभग 2 से 3 हजार साल पहले ही बोलना शुरू कर दिया था। तो महर्षि कणाद ने ऐसे सबसे छोटे अणु को परमाणु कहा जिसको आप और छोटे टुकड़ों में ना बांट सके, ना काट सके। और इसी को जो हमारे जो ग्रीक जो केमिस्ट थे, जो रसायन शास्त्री थे और जो वैज्ञानिक रहे, उन्होंने भी इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाया। तो परमाणु एक, इतना तो समझ में आ गया था कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के मन में एक मन में बना रहा कि आप परमाणु के अंदर यदि और अगर जाना चाहें, यदि और उसको बांटना चाहें, क्या उसके अंदर कुछ और मिल सकता है? क्या परमाणु केवल उतना ही है जितना हमें दिखता है? क्या उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है? तो परमाणु को जॉन डाल्टन, इन्होंने भी बताया, जो जिनको हम लोग मॉडर्न केमिस्ट्री पर बोल सकते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री में भी परमाणु की संज्ञा इन्होंने इसी प्रकार से दी कि परमाणु वो छोटे से छोटा कण होता है जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं उन्होंने बताया, उसके अंदर केवल यही बताया कि परमाणु वो सबसे छोटी से छोटी चीज़ है जिसको हम लोग विभाजित कर ही नहीं सकते हैं। विभाजित नहीं कर सकते का मतलब इसके अंदर और कोई भी चीज़ उपस्थित नहीं होती है। तो परमाणु की एक प्राथमिक संज्ञा तो मिल गई थी कि परमाणु, इन्होंने इस चीज़ को एटम कहा। हालांकि एटम एक दूसरे शब्द से बना है, उसको बोलते हैं एटोमियो। तो वो एक हल्का छोटा सा इतिहास है। तो जॉन डाल्टन सबसे पहले अपने परमाणु को बताने के लिए आए थे। जब हम किसी चीज़ को बताने के लिए आते हैं या अपनी थ्योरी पेश करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मॉडल, ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था।
ठीक है, परमाणु मॉडल पेश किया। उन्होंने बताया कि देखो परमाणु जो होता है उस परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, परमाणु कई प्रकार के हो सकते हैं, परमाणु कुछ साइज के दूसरे हो सकते हैं, कुछ साइज के दूसरे। तो इस प्रकार से उन्होंने कई प्रकार की चीज़ों को बताया, कुछ ऐसे संयोजन में भाग लेते हैं, कुछ वैसे संयोजन में भाग लेते हैं। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है संयोजन के ऊपर नहीं है, एटॉमिक थ्योरीज के ऊपर नहीं है, हम केवल आपको बता रहे हैं परमाणु और उसका क्या क्या रोल है। तो उसके बाद जब काफ़ी समय गुजर गया तब फिर साइंटिस्ट ने अपने मन को वहीं पर नहीं छोड़ा। साइंटिस्ट ने कहा कि अभी हम इसकी और तह तक जाएंगे। तो पता चला कि परमाणु तो काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि परमाणु को विभक्त करके हम 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स, 3 छोटे छोटे और कणों में विभाजित कर सकते हैं। अर्थात जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, उसके अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 3 पार्टिकल्स होते हैं? एक होता है प्रोटॉन, ये बहुत आगे की बात बता रहा हूं जब इन सब की खोज हो चुकी थी। प्रोटॉन। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इन 3 पार्टिकल्स को हम लोगों ने कह दिया एटॉमिक के पार्टिकल्स, एटम के पार्टिकल्स। तो इन तीनों पार्टिकल्स का क्या नाम हो गया? सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक के अंदर के कण, एटम के अंदर के कण, अर्थात एटम इन तीनों प्रकार के कणों से मिलकर बना। ये हमको पता चल गया। बाद में और मॉडल पेश किए गए, उनमें यह भी बताया गया कि आपका जो एटम होता है, एटम यदि आप मान लें तो इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक, नाभि, आप इसको नाभि बोल सकते हैं या नाभिक बोल सकते हैं। अब नाभि क्या होता है? नाभि एक सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, वहां पर पूरा भार केंद्रित होता है। ठीक है, तो नाभि वो सेंटर पॉइंट होता है जहां पर कुछ ना कुछ सेंटर पार्टिकल होगा। तो इस परमाणु के अंदर एक नाभिक क्षेत्र है, नाभिकीय क्षेत्र है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसको हिंदी में बोला जाता है नाभिक। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस में भी तो कुछ होना चाहिए। इस न्यूक्लियस में होते हैं 2 प्रकार के कण। 2 प्रकार के कण कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रोटॉन P, एक होता है न्यूट्रॉन N। P और N 2 प्रकार के कण होते हैं। अब P पर आवेश कौन सा होता है? आवेश क्या होता है? या तो आवेश प्लस होगा, आवेश या तो माइनस होगा, या वो न्यूट्रल होगा, उस पर कोई आवेश नहीं होगा। तो आवेश, चार्ज। ठीक है, अब प्रोटॉन पर तो प्लस चार्ज हो गया, प्रोटॉन पर आया प्लस, न्यूट्रॉन पर आया 0। ठीक है, तो अब जब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं तो बचा कौन सा चार्ज? इसमें बचा कौन सा आवेश? पॉजिटिव आवेश ही बचा। लेकिन पार्टिकल दोनों प्रकार के मौजूद हैं। ये न्यूट्रॉन का कार्य केवल भार प्रदान करना है, मास प्रदान करना है, उसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। जबकि प्रोटॉन का काम क्या है? प्रोटॉन का काम मास देना भी है, भार प्रदान करना भी है, और एटम को न्यूट्रल रखना भी है आगे इलेक्ट्रॉनों से। और क्या पता चला? नाभिक के अंदर ये 2 प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन, एक प्रकार का प्रोटॉन और एक प्रकार के न्यूट्रॉन। अब जो नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ये चक्कर लगाने वाले क्या होते हैं? जैसे कि एक इस रास्ते पर चक्कर लगा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पर चक्कर लगा रहे हैं बाहर वाले रास्ते पर, कुछ इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले रास्ते पर चक्कर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है पूरा परमाणु
इस पूरे समायोजन को, इस पूरे संयोजन को हम लोग परमाणु बोल देते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपसे बोला जाता है, बताइए भाई कंप्यूटर को, आपके सामने कंप्यूटर रखा गया, आप उसको टच करके बताइए, तो क्या आप कंप्यूटर को टच कर सकते हैं? आप नहीं कर पाएंगे टच। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर कोई एक चीज तो है नहीं, कंप्यूटर के तो बहुत सारे कंपोनेंट्स बने होते हैं। उसमें क्या होता है, आपके सामने एक मॉनिटर होगा, अगर आपने मॉनिटर को टच कर लिया तो मैं तो कहूंगा आपने मॉनिटर को टच किया ना, कंप्यूटर को कहाँ टच किया। और यदि आपने कहा कि नहीं भाई कंप्यूटर कीबोर्ड पे आपने हाथ रख दिया, तो मैं तो यही कहूंगा कंप्यूटर, ये तो कीबोर्ड पे आपने हाथ रखा, कंप्यूटर कहाँ है? तो कंप्यूटर इन सभी को समेट कर जब आप पकड़ लोगे तो इस सारा का सारा जो समायोजन है, एडजस्टमेंट है, इसको कंप्यूटर बोलेंगे। उसी प्रकार से ये हमारा एटम, जब हमारे हाथ में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब आ जाएंगे तो इस समायोजन को हम लोग बोल देंगे एटम। तो उस प्रकार से यहां पर हो गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि घूमते नहीं है, जो फिक्स होते हैं, अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसपास घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को हम लोग जो हैं कहते हैं ना कि ये बंजारे होते हैं, ये इधर से उधर घूमते फिरते टहलते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर घूमने वाले। अब प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे नंबर में, संख्या में, उतने ही प्रोटॉन अंदर भी होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कह दूं कि एक है नाभिक, नाभिक के अंदर मैंने कह दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 प्रोटॉन है। प्रोटॉन अर्थात पॉजिटिव चार्ज है, 7 पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन तो 0 चार्ज का होता है, हम केवल प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो उस नाभिक के अंदर अगर 7 प्रोटॉन हैं तो 7 ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाएंगे, 2 पहले वाले रास्ते पर, उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 इस वाले रास्ते पर, तो हो गए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। और इन सबके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। इन सबको आप ई लिख सकते हैं, ठीक है, ई लिख सकते हैं या आप कुछ भी लिख दीजिए। और इन सबके ऊपर क्या? प्लस चार्ज होगा। तो जितने प्लस चार्ज होंगे उतने ही माइनस चार्ज होंगे। तो जब प्लस और माइनस बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? 0। तो ये जो पूरा समायोजन बन गया, एटम का समायोजन बना, इस पर पूरा एक आवेश क्या होगा? इस पूरे एटम का आवेश क्या होगा? 0। अर्थात एटम का जो प्रभावी आवेश होता है 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि भैया जब इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है प्रभावी रूप से शून्य हो जाते हैं। ठीक है ना, इनका कोई एक दूसरे के अस्तित्व पर फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन भाग जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इनकी संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो एटम पर प्लस चार्ज आ जाएगा। मान लीजिए यहां पर इस वाले एटम में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 ही प्रोटॉन थे। ठीक है, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन भाग जाए, कहीं पर चला जाए, उड़ जाए, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो यहां एक ही बचा, प्रोटॉन यहां पर 2 हैं, तो किसकी पावर ज्यादा है? प्लस चार्ज, प्लस की पावर ज्यादा है। तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जो भी एटम होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन छोड़ के न जाए, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए बाहर से, ये यहां पर कहीं पर आके बैठ गया, भैया ये यहां आ गया, अब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पर 2 ही प्रोटॉन बचे। अब किसकी पावर ज्यादा है? अब माइनस वाले की पावर ज्यादा है, तो एटम पर आवेश क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होगा तब तक ना इसके परमाणु पर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो उस प्रकार से हम लोग चीजें देखते हैं। तो ये एटम के बारे में बात हो गई। एटम के बारे में हमने ये भी पढ़ा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉनों से मिलकर हमारा एक एटम बनता है। इन चीजों को हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। एटम पर वैसे तो कोई आवेश नहीं होता है। क्यों नहीं कोई आवेश होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन चला जाए, ठीक है, तो प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली बढ़े ही रहते हैं, तो फिर प्लस चार्ज आ जाता है एटम पर। यदि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए
तो माइनस की संख्या ज़्यादा हो गई तो एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, तो हमने इतना समझ लिया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर जीरो। इस टेबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। कैसे? कभी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास कितना होता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अगर इसको आप देखें कुछ ऐसे करके, तो मास को अगर आप किलोग्राम में निकालें तो इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो होगा 9.1, ठीक है, बटे, जब बटे करेंगे तो एक के आगे 31 जीरो आप लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। अब इन 31 जीरो को बार बार लिखना, बार बार बोल पाना संभव नहीं है, तो हमने क्या किया, इस पूरे नीचे वाले को हमने ऊपर उठा के गुणा में कर दिया। जो चीज भाग में होती है ऊपर जाकर हम गुणा में लिखकर हम उसको 31 को माइनस में करके किलोग्राम में लिख दिया, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहो, मान लीजिए अगर आपको पढ़ने का मन होता तो आप कैसे पढ़ते? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, पदम, 10 पदम, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख के बाद हमारी गिनती खत्म हो जाती है। तो ये इतने छोटे पार्टिकल से, अर्थात क्या हुआ, 9.1 किलोग्राम को 9.1 किलोग्राम को हम इतने हिस्सों में बांटें तो एक इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। कितना छोटा! क्या आप इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं? नहीं। ये केवल प्रयोगों के आधार पर ही, कैलकुलेशंस के आधार पर तो संभव है। अगर आप चाहो कि इलेक्ट्रॉन को आप हाथ में उठा के देख लो, आप नहीं देख सकते। आप एटम को नहीं देख सकते हो, एटम तो बड़ा होता है, उसके अंदर के पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं। तो आप अपनी कोशिकाओं को नहीं देख सकते जो कि एटम्स मिलकर बनी है। आप अपनी त्वचा के अंदर के एटम्स को नहीं देख सकते, कोशिकाओं को नहीं देख सकते। तो हमारा ये जो सूक्ष्म जो दुनिया है, जो माइक्रो वर्ल्ड है, बहुत ही माइक्रो है। अब जब इतना छोटा है तो इसमें हर चीज़, हर इकाई छोटी से छोटी ही होगी। तो इसीलिए इस चीज़ को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में, अर्थात वैज्ञानिक भाषा में ही लिख पाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी भाषा में लिखने का ना तो किसी के पास समय है, ना तो उसके पास इतनी गिनतियां हैं। हालांकि इंग्लिश स्टैंडर्ड्स में आपको इसको बिलियन, ट्रिलियन, टेट्रा ट्रिलियन, आप क्विंटिलियन कह सकते हैं। खैर, मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, केजी। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस में तो होता है, लेकिन कितना चार्ज होता है माइनस में? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 cc का मतलब होता है कूलॉम। ये होती है इकाई, आवेश या चार्ज की इकाई क्या होती है? कूलॉम्ब, ठीक है। और मास की इकाई होती है किलोग्राम। उसी प्रकार से प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब देखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या कहा, आवेश बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सेम टू सेम आवेश होगा, बस ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। इससे पहले माइनस को कंसीडर किया जाएगा, इससे पहले प्लस को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। यहां तो माइनस दोनों में, ये तो इतने में बांटा गया है, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 c। और प्रोटॉन का अगर हम लोग चार्ज कहेंगे तो कहेंगे प्लस, या ना भी लिखें प्लस, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 c। तो इतना चार्ज दोनों पर होता है बराबर बराबर, ठीक है ना। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर इतना चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन पर गुणा 2 कर देना इतने पूरे में, ठीक है। और इसी प्रकार से 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन में, तो इस प्रकार से उनका चार्ज भी बढ़ता जाता है, लेकिन जो प्रभावी चार्ज होता है 0 होता है परमाणु का। न्यूट्रॉन पर मैंने क्या कहा, कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज होता है 0, ठीक है। और
न्यूट्रॉन का जो भार होता है, जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो प्रोटॉन के ही बराबर होता है। देखिए इसका और इसका दोनों का एग्जैक्टली बराबर है। अब आपको इस चीज को याद कैसे करना है? आपको मास लिखना है, चार्ज लिखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिख लेना है। आपको केवल केवल क्या याद करना है? केवल आपको ये याद करना है, ठीक है? आपको ये याद करना है और आपको ये याद करना है। 1 2 3 9.1 इंटू 10⁻³ kg, 1.6 इंटू 10⁻19 C, और फिर ये 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और बाद बाकी प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है, ठीक है ना? प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। आपको और कुछ नहीं समझना, ठीक है? तो इस प्रकार से ये परमाणु के बारे में छोटी सी जानकारी है अभी, और इस छोटी सी जानकारी में ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे बनकर कि आप इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है तो कितना माइनस होता है, ठीक है ना? तो मास कितना होता है दोनों। अच्छा, आपको एक छोटा सा ट्रिविया बता दूं कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इनका जब मास निकाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज़्यादा होता है। जैसे कि इसका मास ये है तो इसका 2000 गुना, लगभग 2000 ही मान लीजिए, 1842 गुना है, तो गुना, ठीक है ना? तो जब इसमें हम 1842 गुना करेंगे तब ये निकल के आता है। तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भारी का मतलब उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ही कम मास का होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, क्लाउड्स में रहते हैं, और ये लोग क्या रहते हैं? संगठित रहते हैं, क्योंकि इनका मास ज़्यादा है, इनको ज़्यादा स्पेस तो दिया नहीं गया, तो अपना आराम से चुपचाप चुपके अंदर बीच में न्यूक्लियस के अंदर बैठ गए हैं। तो दोस्तों ये जो एटम के बारे में जानकारी है ये समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा एक और समझने वाली बात ये है, देखने इसमें जो क्वेश्चन बनकर आता है कि इनके खोजकर्ता कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थॉमसन या थॉमसन, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी है, मैं इसको हिंदी में लिखे दे रहा हूं, थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है? और प्रोटॉन की खोज कर दी है गोल्डस्टीन। अब बहुत सारे लोग परेशान हो गए होंगे इसी को देखकर, ये गोल्डस्टीन का क्यों कर दिए? क्योंकि जबकि एक और इसमें नाम लिखकर आता है वो है रदरफोर्ड, ठीक है? अभी बता रहा हूं मैं आपको, छोटी छोटी जानकारी में बताऊंगा। बस अगर वीडियो को आपने शेयर नहीं किया होगा तो इसको जो है अभी शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि ये जो रदरफोर्ड वाली चीज़ है, ये जो रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन का जो भूत है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस चीज़ को जो है अच्छे से श्योरली शेयर कर दीजिए। कहाँ कहाँ पर शेयर करना है पता है ना? टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इतने पर डाल दिए। ट्विटर पर नहीं तो अकाउंट बना लीजिएगा। और न्यूट्रॉन की खोज कर दी थी जेम्स चैडविक ने, ठीक है ना? चैडविक। अब बता दूं, इसको एक हमेशा से बचपन से सभी लोगों को बताया गया होगा, ईटा पर नाचे। क्या बताया गया? ईटा पर नाचे, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, ठीक है? ये एक छोटा सा एक ऐसे ही है, ट्रिक है, हमेशा से बचपन से बताया गया, लेकिन हमेशा एक कंफ्यूजन जरूर रहा। इलेक्ट्रॉन की तो थॉमसन ने कर दी, प्रोटॉन की खोज से पहले ये नहीं पता था कि वो प्रोटॉन ही है, बस केवल ये पता था वो एक धनात्मक आवेश है, एक कोई कण है जो कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जो कि माइनस की तरफ जा रहा है। तो उसको हम लोगों ने एनोड रे कह दिया था, जो कि
एनोड की तरफ जाता है उसको एनोड रे कह दिया था। तो उस एनोड पार्टिकल्स, एनोड कणों की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है ना। पॉजिटिव कणों की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन जो रियल जिसका नाम प्रोटॉन रखा, जिसके बारे में पूरा उन्होंने डिफिनीशन डिफाइन कर दिया, वो कहने वाले रदरफोर्ड ही थे। तो देखा जाए काम इन्होंने भी किया प्रोटॉन के ऊपर, लेकिन इनको गोल्डस्टीन को पता ही नहीं था कि हम लोग इसको प्रोटॉन कहेंगे। गोल्डस्टीन इसको डिफाइन नहीं कर पाए, परिभाषित नहीं कर पाए, और रदरफोर्ड ने काम भी किया और अच्छे प्रकार से समझा कर परिभाषित किया, अपना मॉडल निकाला, अपना एक्सपेरिमेंट दिया। तो पूरा का पूरा जो क्रेडिट है इनसे हटकर इधर चला गया। इसीलिए अगर धनात्मक आवेश के जनक हैं तो उनको गोल्डस्टीन लिखा जाएगा, ठीक है, एनोड कणों के, एनोड रेज के। और यदि प्रोटॉन का कहा जाता है तो प्रोटॉन की प्रॉपर संज्ञा परिभाषा तो रदरफोर्ड ने ही दी, ठीक है। तो आप इस चीज को टेंशन मत लीजिएगा, सेम टू सेम ऐसा ही है। प्रोटॉन के में दो नाम आते हैं, गोल्डस्टीन का नाम आता है, एक रदरफोर्ड का। तो प्रोटॉन का नहीं, जब धनात्मक आवेश का, जब धनात्मक कणों की बात आती है, एनोड रेस की बात आती है, तो गोल्डस्टीन का आप नाम लिखेंगे। अदरवाइज सीधे सीधे प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड है, ठीक है। और न्यूट्रॉन के कौन है? चैडविक। ध्यान रखिएगा, ईटा पर नाचे। अगर आपने इस पूरे क्लास को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, और अगर आपने इसको कॉपी पर अपने लिख रखा है तो और भी बेटर है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो परमाणु के बारे में अधिकतर जानकारी मैंने दे दी है, बहुत सारी जानकारी मैंने छोड़ी क्योंकि आपके लिए काम की नहीं है वो, ठीक है ना। केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, लेकिन उस वास्ट को, बहुत बड़ी केमिस्ट्री को अगर मैं पढ़ाना शुरू करूँ तो फिर आपका ब्रेन आपके साथ ट्रिक करेगा, नहीं भाई बहुत कठिन है केमिस्ट्री, आपको नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए, एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा, और जब कोई चीज़ बेसिक आपको आ जाएगी ना, तब आप बड़ी अगली सीढ़ी को पढ़ने जाइए, अगली सीढ़ी पर कदम बढ़ाइए। फ्रेंड्स, अच्छा लगा ही होगा क्योंकि मेहनत जो है बहुत अच्छे से की जा रही है आप सभी लोगों के लिए, और यदि आपको ये मेहनत पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थर्ड टाइम मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है ना। अदरवाइज आपको मंगल ग्रह पर जाने का मौका नहीं मिलेगा, मंगल ग्रह पर जाने का मौका नहीं मिलेगा, बताया दे रहा हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज आपको शनि ग्रह पर जाने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको मंगल और शनि ग्रह पर मैं ले चलूँगा, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब जरूरी है। फ्रेंड्स, वो जो रेड वाला बटन वो दबा दीजिएगा। धन्यवाद, आप सभी लोगों का दिन हमेशा शुभ रहे।